हेलो फ्रेंड्स, आई एम नंदिनी। वेलकम टू आवर चैनल वाईफाई स्टडी विद नंदिनी, जहां पर हम बात करेंगे 26 जनवरी 2023 की डेली करंट अफेयर के बारे में। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को रिपब्लिक डे की ढेरों शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और ऐसे ढेर सारे त्योहार और खुशियां मनाते रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 26 जनवरी 2023 की क्लास के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या है हमारी क्लास में। सबसे पहले हम बात करेंगे चाइना की। चाइना एक बांध बना रहा है, कहाँ पर? तिब्बत में यारलुंग जांगपो पर। ठीक है, तिब्बत में यारलुंग जांगपो पर। अब आपको बता दें कि तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको यारलुंग जांगपो कहते हैं। तो यहाँ पर ट्राई जंक्शन के पास में ही जो चीन है वो ये बांध बना रहा है। और इस चीन ने 2021 में ही घोषणा कर दी थी कि वो एक बांध बनाएगा और जहां से वो 70 गीगावाट विद्युत उत्पादन करेगा। ठीक है ना। इसी इसी के बारे में आगे बढ़ते हुए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, या पहले हम भारत के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत का जो नदी तंत्र है उसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक है हिमालयन नदी तंत्र, मतलब हिमालय से निकलने वाली नदियों का तंत्र। ओके। और एक है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, यानी जो भारत का प्रायद्वीपीय एरिया है वहां से निकलने वाले नदियों का तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र जिसमें आता है वो हिमालय नदी तंत्र में आता है, इसीलिए ब्रह्मपुत्र को पूर्वोत्तरी नदी भी कहते हैं, क्योंकि भारत के उत्तरी एरिया से निकल कर पूर्वोत्तर होते हुए ये सीधे बंगाल की खाड़ी में आकर गिरता है। अब इसका जो उद्गम स्थल है वो कैलाश पर्वत का जो मानसरोवर झील है उसके निकट ही एक जगह है, चेमायुंगडुंग। वहां का हिमनद है, वहां से ये निकलती है। साथ में ही इसके नाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो चीन में इसको यालू सांगपू चियांग और या यरलुंग जैंगपो जियांग कहा जाता है। तिब्बत में इसको यरलुंग तसंगपो या सांपो कहा जाता है। और भारत में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र का अर्थ होता है ब्रह्मा का पुत्र। अब देखो, अगर जलराशि के हिसाब से बात करेंगे तो भारत की सबसे बड़ी नदी है ये, और विश्व की चौथी सबसे बड़ी नदी है। और अगर हम ये देखेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 2901 किलोमीटर, जिसमें चाइना में 1625 किलोमीटर का एरिया कवर करती है, भारत में 916 किलोमीटर का एरिया कवर करती है, और बांग्लादेश में 360 किलोमीटर का एरिया ये कवर करती है। ओके। अच्छा, साथ में ही गंगा और ब्रह्मपुत्र जब आपस में मिलती हैं तो ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्रिएट करती हैं, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम, साथ में ही वो भारत में किस किस एरिया में बहते हुए कहाँ कहाँ से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ये सारा डायग्राम में दिया गया है, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम का लिंक है उसमें पीडीएफ के फॉर्म में मेरे द्वारा जो भी मटेरियल कंटेंट पढ़ाया जाता है वो उपलब्ध है, तो वहां पर जाके आप पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स भी बना सकते हैं। अब देखो भारत क्या कर रहा है। पहला भारत स्टेक डेवलपर सम्मेलन आयोजित किया गया 25 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में। जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य है कि किस तरीके से जो भारत के डिजिटल सामान है उनकी दुनिया में मार्केटिंग की जाए, दुनिया के लोगों तक उनकी पहुंच को बनाया जाए, उसका व्यापार किया जाए। तो उन साधनों, उन तरीकों पर विचार किया गया, जिसमें जो G20 की जो देशों की जो डेलीगेट्स आए हैं वो भी शामिल हुए थे। और साथ में ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो प्लेटफॉर्म है डिजिटल के वो भी बता दें, भारत के जो विश्व स्तर पर जिनका नाम हो गया है, जो जाने जा रहे हैं। तो इंडिया स्टैक, आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर, कोविन, जीईएम, जीएसटीएन जैसे डिजिटल समाधान हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, जो जिनकी पहचान इंटरनेशनल लेवल पर हो गई है। इस सम्मेलन में जिन लोगों ने भाग लिया उसमें सरकार के साथ साथ में उद्योग भी थे, कुछ इंडस्ट्रीज थे, यूनिकॉर्न्स थे, स्टार्टअप्स थे, और शिक्षा से जुड़े हुए कुछ लोग भी, प्रतिनिधि भी शामिल थे। अब देखो, 18 से 20 जनवरी को क्या हुआ, एक सम्मेलन किया गया, कहाँ पर? रोम में, और जिसका विषय था पशु आनुवांशिक संसाधन। ओके। और इस लेवल पर, इस विषय पर अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह की एक बैठक आयोजित की गई, जो 12वीं है, यानी कि 12th नंबर का संस्करण है ये। अब इसमें भारत को उपाध्यक्ष के रूप में, यानी वाइस चेयरमैन के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की? तो भारत की तरफ से जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक
और राष्ट्रीय समन्वयक हैं जिनका नाम है डॉक्टर BN त्रिपाठी। उन्होंने वो उपाध्यक्ष के रूप में जाएंगे वहां पर। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से ये काम कर रहा है? तो ये स्पेशली काम किया जा रहा है कि किस तरीके से वैश्विक स्तर पर जो ये पशुओं का आनुवांशिक संसाधन के रूप में कार्यान्वयन कैसे किया जाए, और इनकी विविधता की निगरानी, जो ये काम किया जाएगा इस डिपार्टमेंट के माध्यम से, उसकी निगरानी कैसे की जाएगी। और तीसरी कंट्री एक रिपोर्ट तैयार करनी है, तो उस रिपोर्ट को तैयार कैसे किया जाएगा, तो उसकी समय समय पर समीक्षा करना, इस उद्देश्य से ये मीटिंग कराई गई थी रोम में। भारतीय रेलवे क्या कर रही है? भारतीय रेलवे ने एक पहल कर रही है जिसका नाम है आदर्श ट्रेन प्रोफाइल। क्या कर रही है? आदर्श ट्रेन प्रोफाइल नाम की एक पहल स्टार्ट करी है, यानी कि एक तरीके से आप कह लीजिए कि स्कीम बनाई है। और जो भारतीय रेलवे की जोन है उसमें से 7 जोन में ये पायलट के तौर पर ये जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ पर नाम भी दिए गए हैं उन एरियाज के जहाँ पर स्टार्ट हो चुका है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। पूर्वी मध्य, उत्तरी दक्षिणी, और दक्षिणी मध्य पश्चिमी, और पश्चिमी मध्य रेलवे में शुरू कर दिया गया है। और ये जो कार्यक्रम है, ये जो प्रोफाइल है, वो अभी तक 200 से अधिक ट्रेनों में स्टार्ट कर दिया गया है। अच्छा, अब इस जो आदर्श ट्रेन प्रोफाइल है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखो, जब हम टिकट्स की बुकिंग कराते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कुछ ट्रेनें बहुत जल्दी फिल हो जाती हैं और कुछ ट्रेनें खाली रह जाती हैं, यानी सीट्स खाली हो जाती हैं, और कुछ ट्रेनों में वेटिंग बहुत लंबी होती है, यानी सीट्स नहीं मिलती। तो इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए काफी लंबे समय तक, यानी लगभग 2 साल का जो टाइम पीरियड है वो लगा है ट्रेनों का जो रिजर्वेशन का जो सिस्टम है, और ये सारा एक सिस्टम बनाकर इसको इसको पढ़ा गया, अध्ययन किया गया, और उसके बाद एक डिसीजन लिया गया कि जो जिन यात्रियों को सीट्स नहीं मिलती, या वेटिंग है, या RAC है, तो किस तरीके से उनको दूसरे ट्रेन्स में उनको ट्रांसफर कर दिया गया जाए। हाँ, इस उद्देश्य से ही ये एक प्रोफाइल बनाई गई है, आदर्श ट्रेन प्रोफाइल, जो उपभोक्ताओं के या यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखेगी। और इसको बनाया किसने है या किसकी मेहनत से बना है, तो उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी हैं श्री R गोपाल कृष्णन। उनके नेतृत्व में रेलवे ने एक टीम बनाई जिसने 2 साल तक कड़ी मेहनत करके इस प्रोफाइल को तैयार किया है, जिसका नाम है आदर्श ट्रेन प्रोफाइल। अच्छा, विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है, और हाईएस्ट प्लेटिनम रेटिंग के साथ में। और साथ में आपको बता दें कि 100 में से 82 अंक विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को मिला है। अच्छा, ये जो ये जो अंक दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो देखो, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ में हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। यानी जो ये रैंकिंग का काम किया जाता है, या ये जो सर्टिफिकेट रिलीज किए जाते हैं, वो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। इसकी 6 श्रेणियां थी, तो 6 श्रेणियों में 100 में से 82 नंबर्स विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को मिला है। अब यहाँ पर यहाँ इसके विशाखापट्टनम जो जोन है, इसके जो DRM है अनूप सत्यपथी, उनको ये अवार्ड दिया गया 24/1/2023 को। अच्छा, ये अवार्ड दिया क्यों गया? तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट है, तो इसका मतलब जो पर्यावरण के अनुकूल काम किया गया होगा, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए काम किया गया होगा, और उस उद्देश्य से इस उद्देश्य से ये जो सर्टिफिकेट है वो प्रदान किया गया होगा। इसके बाद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स के बारे में बात कर लेंगे। तो उनके जो कर्मचारी हैं उनको भी मेरिटोरियस सर्विसेज के लिए पदक प्रदान किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। आपको मैं बता दूं कि जितने भी तरीके के अवार्ड, पदक, ये सारे रिलीज किए जाते हैं, वो स्पेशली जो राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, यानी कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो दिए जाते हैं, नेशनल लेवल पर जो दिए जाते हैं, उनका 2 टाइम पीरियड फिक्स है। एक इंडिपेंडेंस डे के टाइम पर दिए जाते हैं, और एक दिया जाता है रिपब्लिक डे के टाइम पीरियड पर। तो अभी हमारा रिपब्लिक डे है आज, तो इसी उपलक्ष्य में बहुत सारे ऐसे अवार्ड और ऐसे पदक रिलीज किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसी फील्ड में हम देखते हैं कि एक पुलिस पदक भी प्रदान किया गया है। किसको? सॉरी, पुलिस पदक नहीं,
हाँ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स के जो कर्मचारी हैं उनको मेरिटोरियस सर्विसेज के लिए ऐसा किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। अच्छा देखो, इसमें एक नाम आया है श्री राजा राम। जो श्री राजा राम हैं उनको ये प्रदान किया गया। अब इनके किस काम के लिए प्रदान किया गया है, तो ये जो दक्षिणी मध्य रेलवे वाला हिस्सा है इसमें इन्होंने विशिष्ट सेवा दी थी और साथ में ही ये यहाँ के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त भी हैं, तो इसलिए इनको मेरिटोरियस सर्विस के लिए प्रदान किया गया है। और इनके अलावा 15 अन्य कर्मियों को भी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस पदक प्रदान किया गया था। अब आरपीएफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो आरपीएफ का जो गठन हुआ है वो 1957 के तहत, एक्ट 1957 के तहत भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय के द्वारा किया गया। किस एम के साथ किया गया? इस एम के साथ किया गया कि किस तरीके से जो रेलवे की संपत्ति है उसकी बेहतर सुरक्षा की जाए, उसकी रक्षा की जाए, उसके लिए सुविधाएं प्रदान की जाए और उसको डिजिटली तकनीकी कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, है ना। तो इस फील्ड इसके लिए आरपीएफ का गठन किया गया था एक्ट 1957 के तहत। अब देखो, हिमाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। कौन से नंबर का मनाया है स्थापना दिवस? तो 53 नंबर का हिमाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, जिस पर प्रधानमंत्री ने बधाइयां भी दी हैं। और आपको बता दें कि 25 जनवरी 1971 को हमारी जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने हिमाचल को पूर्ण राज्य होने की घोषणा कर दी थी। कहाँ से की थी? तो हिमाचल का जो शिमला है वहां पर एक मैदान है जिसका नाम है रिज, तो वहां पर उन्होंने ऐसी घोषणा की थी। साथ में हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं वो भी दिए गए हैं, जिसको पीडीएफ के रूप में दे दिया जाएगा, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ के 18वें राज्य के रूप में सामने आया। कब आया था? 25 जनवरी 1971 को। और इसके लिए पहले ही जो राज्य अधिनियम यानी संसद के तहत 18 दिसंबर 1970 को ही हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम संसद के द्वारा पारित किया गया था। और इस अधिनियम के तहत ही 25 जनवरी 1971 को इंदिरा गांधी के द्वारा घोषणा करके इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। और घोषणा के साथ में ही जो हिमाचल प्रदेश है वो भारतीय संघ का जो 18वें नंबर का राज्य है वो बनकर सामने आ गया था। अब हम बात करेंगे G20 स्टार्टअप्स। G20 स्टार्टअप्स क्या कर रही है? 20 इंगेजमेंट्स ग्रुप का उद्घाटन बैठक होगा। कहाँ पर? हैदराबाद में, है ना। अब इसमें कौन होंगे? तो इसमें देखो G20 के तो देश होंगे ही। G20 के बारे में हम पिछले वीडियो में काफी कुछ बात करते रहते हैं कि अलग अलग जगहों पर भारत में अलग अलग टॉपिक को लेकर इस पे बैठकें होती हैं, ठीक है ना। तो जिसमें बैठक कहाँ पर होगी? तो हैदराबाद में कराई जाएगी। और आपको बता दें कि इसका जो टॉपिक फिक्स किया गया है वो टॉपिक है कि भारतीय स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के प्रतिनिधि भाग लेंगे। और इसमें जो टॉपिक डिसाइड किया गया है कि किस तरीके से स्टार्टअप्स की सहायता करने और स्टार्टअप्स, कॉरपोरेट्स, निवेशकों और जो नवाचार की जो एजेंसियां हैं किस तरीके से इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए आपस में मिलकर वैश्विक स्तर पर काम करेंगी। स्पेशली इस पे जो फोकस है वो स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए, जो नए थॉट्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए और इकोसिस्टम के साथ काम करने के लिए, वैश्विक स्तर पर काम करने के लिए ये मीटिंग हेल्ड कराई जाएगी हैदराबाद में। कब कराई जाएगी? 28 से 29 जनवरी के बीच में। हमारी जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने जो देखो जो हमारे तट रक्षक विभाग है, ठीक है ना, तो इस समय अवार्ड दिए जा रहे हैं। तो तट रक्षक विभाग के जो कर्मचारी हैं जिन्होंने मेरिटोरियस काम करा है उनमें से 6 लोगों को, यानी जो 6 तटरक्षक कर्मचारी हैं उनको राष्ट्रपति पदक प्रदान करेंगी और इसमें नाम सेलेक्ट कर दिए गए हैं। तो ये जो तटरक्षक पदक प्रदान किए जाते हैं इसमें भी 3 श्रेणियां हैं। ओके, तो 3 श्रेणियों में जो पहला जो सबसे बड़ा है वो क्या है? राष्ट्रपति का तट रक्षक पदक, ये जिसको विशिष्ट सेवा कहते हैं।
तो इसमें आईजी अनंत प्रकाश बडोला को दिया जाएगा। और तटरक्षक पद जो है किसको दिया जाएगा, यानी उत्कृष्ट सेवा के लिए किसको दिया जाएगा, तो आईजी हिमांशु नौटियाल को और संतलाल को। और तटरक्षक पदक शौर्य जो पार्ट है या जो श्रेणी है, जो ग्रुप है, उसमें किसको दिया जाएगा, तो कमांडेंट दुर्गेश चंद्र तिवारी, ऋषि और मोहित कुमार यादव को दिया जाएगा। यानी इन 3 समूहों में तटरक्षक कर्मचारियों को पदक प्रदान किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। और ये 6 लोगों की लिस्ट है। ये किस लिए प्रदान किया जाता है, तो निस्वार्थ भाव से जो काम करते हैं, मेरिटोरियस जो वर्क करते हैं, उनके लिए गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद जो रक्षा मंत्री है, उन्होंने क्या किया, हमारे रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह जी हैं। उन्होंने 25 जनवरी को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसके तहत उन्होंने वीर गाथा 2.0 के तहत 25 विजेताओं को सम्मानित किया था। अब देखो, ये जो वीर गाथा प्रोजेक्ट है, वो शिक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर। ओके, तो इसी अवसर पर 25 जनवरी को ही ये सारी विजेताओं को सम्मानित किया गया है। जिसमें बात कर लें कि इसका जो वीर गाथा प्रोजेक्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो पहले ही आ चुका है, और ये अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है इसका नाम है, यानी जो ये सेकंड एडिशन चल रहा है इसका नाम रखा गया वीर गाथा 2.0। और इन विजेताओं को क्या दिया जाएगा, तो 10,000 रुपए के साथ में एक मेडल और एक सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति ने जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2022 प्रदान करने का किया जाना अनुमोदित किया है। अब आपको बता दें पहले कि ये जीवन रक्षा पदक क्या होता है। तो देखो, जीवन रक्षा पदक ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने किसी व्यक्ति की जान बचाई है, किसी ग्रुप की जान बचाई है, या फिर मानवीय प्रकृति से कोई सराहनीय काम किया है। ये किसी को भी दिया जा सकता है, यानी हमारे देश से किसी को भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। इसमें भी 3 श्रेणियां डिवाइड की गई हैं, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक। ओके, अब क्या किया, अब देखो इसमें किसको, इस बार ये जो पदक है वो किन लोगों को दिया जाएगा, कितने लोगों को दिया जाएगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति ने 43 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2022 प्रदान किया जाना अनुमोदित किया है, जिसमें 7 लोगों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा, 8 लोगों को उत्तम जीवन रक्षा, 28 को जीवन रक्षा और 4 लोगों को मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा। यानी ये जो पदक है ये मरणोपरांत भी प्रदान किया जाता है। गणतंत्र दिवस का अवसर है, पता है 2023 में हम मना रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ और भी जो रिलीज किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो अवार्ड या पदक रिलीज करे गए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो अग्निशमन सेवा, होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा कर्मियों को भी राष्ट्रपति पदक प्रदान किया गया है। ठीक है ना। अब देखो, प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, जिसके बारे में हमने पहले ही बात कर लिया था, तो अग्निशमन सेवाओं, नागरिक सुरक्षा और ये जो होम गार्ड सर्विस है, उनके लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किए जाते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि 47 कर्मियों को अग्निशमन सेवा के लिए, ठीक है, 2 को अग्निशमन सेवा पदक 2 कर्मियों को, विशिष्ट सेवा राष्ट्रपति अग्निशमन पदक 7 कर्मियों को, और जिसमें से सराहनीय सेवा के लिए अग्निशमन सेवा पदक 38 कर्मचारियों को प्रदान किया गया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 901 पुलिस पदक भी प्रदान किए गए। यानी देखो, पुलिस पदक भी प्रदान किए जाते हैं, और जिसकी जो संख्या क्या है 901 है, और गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। देखो, इस बार जो है 144 जवानों को वीरता के लिए, अब यहाँ पर इसकी भी कैटेगरी है। ओके, तो इसकी कैटेगरी को समझते हैं। जो पहला अवार्ड है, जो सबसे बड़ा अवार्ड है, वो है PMG, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। ओके, तो ये जो पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री है, PMG है, वो 140 जवानों को दिया गया। और इसके बाद है प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस, PPM, ये 93 को दिया गया, 93 पुलिस कर्मी उनको दिया गया। और 668 को पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, PM से सम्मानित किया गया। ओके, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि जो ये अवार्ड दिए जाते हैं वो भारत के अलग अलग हिस्सों, अलग अलग राज्यों, CRPF, BSF
बीआरओ, मतलब इन सभी को मिलाकर ये जो अवार्ड है वो दिए गए हैं। ओके, तो इसीलिए ये 901 यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, 901 पुलिस कर्मियों को इसलिए दिया गया है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया था कि 15 अगस्त 2019 को एक मिशन लॉन्च करा था, एक मिशन की घोषणा करी थी जिसका नाम था जल जीवन मिशन। ठीक है ना। और जल जीवन मिशन के तहत एक एम लिया गया था कि 2024 तक जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार है उनको उनको नल के पानी का एक कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो इसी उपलक्ष्य में ये देखा गया कि इसी के तहत एक योजना चलाई गई, जल जीवन मिशन के अंतर्गत ही एक योजना चलाई गई, हर घर जल। ओके, कौन सी योजना चलाई गई? हर घर जल। तो इस हर घर जल योजना के तहत देखा गया कि जो भारत में अब तक 11 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल के पानी का कनेक्शन दिया जा चुका है, ऐसी घोषणा की गई है। और साथ में ही बता दें कि भारत के जो 123 जिले हैं, भारत के 123 जिले और 1.53 लाख से ज्यादा गांव में हर घर जल उपलब्ध है, जिसका अर्थ यह है कि हर घर जल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है, इसकी भी बात कही गई है। जल शक्ति मंत्रालय क्या कर रहा है? जल शक्ति मंत्रालय ने नवंबर 2000 महीने के लिए एक प्रतियोगिता कराई थी जिसका नाम था जल नायक अपनी कहानियां साझा करे। ओके, जल नायक अपनी कहानियां साझा करे, एक प्रतियोगिता कराई थी जिसके विजेताओं की घोषणा कर दी गई है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। और इसमें यहाँ पर ये नाम दिए गए हैं: श्री बहू साहेब सालुंखे, सुश्री गुनगुन चौधरी, श्री वैभव सिंह, IFOS। अब हम बात करते हैं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर के बारे में, जिन्होंने एक समझौता किया है जिन्होंने एक समझौता किया है मिस्र अरब गणराज्य के विदेश मंत्री श्री सामेह हसन शौकरी के साथ में। ओके, अब ये समझौता क्या है? तो ये समझौता किया गया है कि किस तरीके से ऐसे कंटेंट का आदान प्रदान किया जाए प्रसार भारती के माध्यम से, यानी कि खेल, समाचार, संस्कृति, मनोरंजन और अन्य क्षेत्रों को लेकर कार्यक्रमों का आदान प्रदान किया जाएगा दोनों देशों के बीच में, रेडियो और टेलीविजन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो ये जो समझौता किया गया है ये 3 साल के लिए वैध होगा, 3 साल तक ऐसा किया जाएगा, जिसमें भारत की तरफ से जो प्रसार भारती द्वारा डीडी इंडिया चैनल को प्रमुखता दी गई है ना। और साथ में ये भी कहा गया है कि जो दोनों तरफ के अधिकारी हैं या प्रसार भारती या फिर जो मिस्र का जो प्रसार समूह है उनके जो अध्यक्ष हैं, उनको नवीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, उसके बाद ये सारा काम किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य कुमार यादव के बारे में। देखो, सूर्य कुमार यादव ICC T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर बन गए हैं। यानी जो ICC ने क्या किया है कि क्रिकेट ऑफ द ईयर T20 के लिए सूर्य कुमार का नाम सेलेक्ट किया है, उनको बनाया है T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर। ओके, अब हम देखते हैं सूर्य कुमार यादव ने 2022 में कुल 31 मैच खेले T20 के। ओके, जिसमें इन्होंने 1164 रन बनाए हैं। अब हम देखते हैं कि जो 1000 रन बनाने वालों का जो कैलेंडर है उसमें ये दूसरे बल्लेबाज हैं, सिर्फ 2 बल्लेबाज हैं, उसमें ये दूसरे बल्लेबाज हैं। साथ में ही इन्होंने इस फॉर्मेट में 2022 में 68 छक्के लगाए हैं, जो अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है, यानी अभी तक किसी भी खिलाड़ी ने एक वर्ष के अंदर इतने छक्के नहीं लगाए हैं। तो दो तरीके से हम इनका नाम याद रख सकते हैं, सूर्य कुमार यादव का। इसी तरीके से महिला वर्ग में भी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो किसे मिला है? ऑस्ट्रेलिया की ताहलिया मैग्रॉ को मिला है। किसे मिला है? ऑस्ट्रेलिया की ताहलिया मैग्रॉ को मिला है। और इनको जो ये अवार्ड दिया गया है, ये जो महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर दिया गया है, इसके लिए बताया गया है कि इन्होंने 2022 में 16 T20 मैच खेले हैं, ठीक है, और जिसमें उन्होंने 435 रन बनाए और 13 विकेट लिए हैं। इस वीडियो में साथियों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं मिलूंगी 27/1/2023 की क्लास में।
साथ ही यहाँ पर ये सारे लिंक दिए गए हैं जिसके माध्यम से आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया जो भी कंटेंट है वो पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं तो वहां से ले सकते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारा प्यार और बहुत सारा साथ दिया है। आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि इस कंटेंट को जिसकी ज़रूरत है उन तक पहुंच जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।